तो हमें पता है कि रॉक मास जो होता है उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी जॉइंट के अलोंग क्या होता है, फेल कर जाता है। तो फेल करने का मतलब है कि जो फेल कर रहा हो किसी डिसकंटिन्यूटी के अलोंग कर रहा है, मतलब उस डिसकंटिन्यूटी की हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उस जॉइंट की प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो पिछली क्लास में हमने जॉइंट की इंटेंसिटी क्या होती है और उसका ओरिएंटेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर देखा था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उसकी जो इंजीनियरिंग बिहेवियर और रॉक की जो स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हैं उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, राइट। जॉइंट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी रॉक कितनी क्या होगा, हमारा फ्रैक्चर्ड और वीक होगा। वीक रॉक होगा तो उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, वो लूज स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, राइट। ओरिएंटेशन हमारा डिफाइन करता था कि ओरिएंटेशन के अलोंग हमारी जो शियर स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया है वो क्या करता है, चेंज करता जाता है। जैसे जैसे हम ओरिएंटेशन इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। फिर थीटा और बढ़ जाएगा तो हम क्या देखते हैं कि फिर वापस वो इंक्रीज करती जाती है। हमने यू शेप कर्व्स देखे थे, राइट। तो इस तरह से हमने देखा था कि जॉइंट के ओरिएंटेशन और जॉइंट की इंटेंसिटी है वो उस रॉक मास की स्ट्रेंथ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। आज हम देखेंगे कि जॉइंट के जो सरफेस होता है उसकी जो रफनेस होती है वो किस तरह से मतलब हमारी उस रॉक की जो इंजीनियरिंग बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी आज की है जॉइंट रफनेस। जॉइंट रफनेस का सिंपल मतलब होता है कि जो जॉइंट के सरफेसेस होती है उसके बीच में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, जैसे ये हमारा रॉक मास है, ये कोई हमारा रॉक मास है, ओके। इस रॉक मास में यहाँ पे क्या है, ये जॉइंट है। इसको हम जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक वॉल यहाँ पे बनेगी और दूसरी वॉल क्या होगी, यहाँ पे बनेगी, राइट। फिर इसको और इस सरफेस को जूम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सरफेस के अलोंग कुछ इस तरह से इरेगुलरिटीज़ रहेगी, राइट। ये बिल्कुल ही प्लेन सरफेस तो रहेगा नहीं, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस तो रहेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से कुछ अनड्यूलेशंस रहते हैं या फिर इरेगुलरिटीज़ रहती है। ये जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो क्या होती है कि जॉइंट की रफनेस को रिप्रेजेंट करती है, राइट। सिंपली अगर रॉक मास कुछ इस तरह से है और यहाँ पे हमने क्या किया, एक सैंपल फाइंड आउट कट करके निकाला। इस सैंपल पे हमने अगर शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर निकालेंगे तो यहाँ पे ये हमारे क्या होगा, ये फाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा। पर एक्चुअल में किसी हम माइन्यूट लेवल पे या फिर जूम करके या फिर मैग्नीफाई स्केल पे देखते हैं तो यहाँ पे ये जो स्केल है, राइट, मतलब यहाँ पे फाई का जो इंक्लिनेशन है तो वास्तव में तो कितना, यहाँ पे ये फाई है। पर अगर इस पर्टिकुलर यहाँ पे एस्पेरिटी आई, इस पर्टिकुलर इरेगुलरिटीज पे देखते हैं तो हमारी जो फाई की वैल्यू है वो क्या होगी, सडन इंक्रीज करती जाती है, राइट। इनिशियली फाई की वैल्यू तो ये है ही और यहाँ पे ये इतना इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, इस फोर्स के लिए इंक्रीज करता जाता है। तो मतलब इरेगुलरिटीज़ के कारण क्या होता है कि उसकी जो रफनेस है वो बढ़ जाएगा। रफनेस बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, राइट। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है कि उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द जॉइंट फेसेस इज क्वान्टिफाइड एज अ जॉइंट रफनेस, राइट। व्हेन द फ्रैक्चर्ड रॉक इज व्यूड फ्रॉम अ मैग्निफिकेशन, मतलब उसको जूम करके जब हम देखते हैं तो एक रैंडम पिक्स एंड वैलीज की प्रोफाइल हमें दिखती है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्पेरिटीज़ कहते हैं, राइट। मतलब इस जैसे यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल जॉइंट है तो इसको हम अगर मैग्नीफाई करके देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जिग जैग पैटर्न्स दिखता है, राइट, मतलब अनड्यूलेशंस दिखते हैं। इन्हीं अनड्यूलेशंस को हम क्या कहते हैं, हमारी एस्पेरिटीज़ कहते हैं। एस्पेरिटीज़ मतलब यहाँ पे ये पिक कहलाएगा और यहाँ पे ये जो गर्थ बन रही है उसे हम क्या कहते हैं, वैली बोलते हैं। इस तरह के जो अनड्यूलेशंस होते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, जॉइंट की रफनेस बताता है। और इस रफनेस के कारण क्या है कि यहाँ की शेयर स्ट्रेंथ की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये आप जनरली अज्यूम भी ऐसे मतलब देख के भी पता चल जाएगा कि एक सरफेस हमारी कैसी स्मूथ है बिल्कुल ही, राइट, और यहाँ पे एक शेयर फोर्स लग रहा है, मतलब स्लाइडिंग फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैपेसिटी इसकी ज़्यादा रहेगी या फिर इस केस में ज़्यादा रहेगी। ये एक इंटरलॉकिंग प्रोवाइड कराएगा, राइट। तो इस इंटरलॉकिंग के कारण क्या होगी कि इसकी शेयर स्ट्रेंथ की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इनिशियली इसका अगर हम ये जो जॉइंट है ये हमने हॉरिजॉन्टल माना है, राइट, तो यहाँ पे हमारी जो ये फाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल के करस्पॉन्डिंग फाई की वैल्यू 0 रह जाएगी। पर इस रफनेस के कारण एक फ्रिक्शनल एंगल हमें एडिशनल मिलता है जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो नेट फ्रिक्शनल एंगल जो हमारा फाई ई होता है इक्वलेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई प्लस आई के बराबर, राइट। आई एक एडिशनल इरेगुलरिटीज़ के कारण जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिलता है हमें, उससे कारण क्या होता है कि उसकी शेयर स्ट्रेंथ की कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जॉइंट रफनेस जो होती है, जितनी ज़्यादा रफ रॉक मास होगा हमारी क्या होगी,
उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी या फ्रिक्शनल रेजिस्टिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा रहेगी, राइट। तो ये जो I + 5 म्यू का जो कोफिशिएंट होता है उसको किसने डिफाइन किया था, पेटोन्स ने 1966 में डिफाइन किया था, राइट। जिसे फाई यू को तो हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन एंगल कहते हैं फॉर द स्मूथ जॉइंट। जब हम क्या मानते हैं कि हमारा सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो यहाँ पे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, फाई यू के हो जाएगा। लेकिन जब हमारा सरफेस यहाँ पे ये जॉइंट कैसा है, रफ है, तो रफ होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ रहेगी। तो अगर यहाँ पे हम इरेगुलरिटीज़ को किस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, तो यहाँ पे ये एंगल होगा फ्रिक्शन का, राइट। तो यहाँ पे ये आई का एडिशनल जो कोफिशिएंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ एस्पेरिटीज़, राइट। तो नेट वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, फाई यू प्लस आई, राइट। तो जब हम शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं तो शेयर स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू सिग्मा प्लस टॉ इज इक्वल टू एस नॉट या फिर रेजिडुअल कोफिशिएंट ऑफ कोहेजन प्लस सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस इंटू टेन फाई ई। यहाँ पे फाई ई की जगह हमारे पास पे क्या हो जाएगा, फाई प्लस आई, राइट। इस तरह से हमारे जो शेयर स्ट्रेस है वो स्मूथ सरफेस से रफ सरफेस की तरफ जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। इस तरह से जो जॉइंट के सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ की कैपेसिटी है उसको इन्फ्लुएंस करती है। समझ में आया किस तरह से रफनेस है वो उसकी स्ट्रेंथ की कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करती है। आ रहा है समझ में? आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे हमने कल देखा था, हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि जॉइंटेड रॉक की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे उसकी इंटेंसिटी हो गया, उसकी सरफेस रफनेस हो गया, उसका जो ओरिएंटेशन है, ये प्रॉपर्टीज़ उसकी स्ट्रेंथ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है या प्रभावित करती है, राइट। तो हमने देखा था कि इंटेंसिटी और ओरिएंटेशन किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। फिर हमने कुछ और डिटेल में पढ़ने के लिए जो जॉइंट की जो सरफेस होती है, जैसे हमारा यहाँ पे ये जॉइंट है, इस जॉइंट की जो सरफेस होती है बिल्कुल स्मूथ तो होती नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर हम जूम करके या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ रहेगी। इस इरेगुलरिटीज़ के कारण क्या होती है कि उसकी जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। क्योंकि वो क्या है कि जैसे ये हमारा जॉइंट है, यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ में कोई जॉइंट है तो यहाँ पे अगर हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, राइट, शेयर स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग प्रोवाइड कराता है। ये इंटरलॉकिंग क्या होगा कि इस फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो इंटरलॉकिंग कौन प्रोवाइड करा रहा है, जो जॉइंट की क्या है, रफनेस है, तो उसके कारण क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपली यही है। तो इसको हम एक कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट, जिसे JRC कहते हैं, राइट। इसे जो हम रिप्रेजेंट यहाँ पे ये दे रखा है, जैसे ये हमारा कोई रॉक मास है, रॉक मास में जैसे यहाँ पे शेयर फोर्स लग रहा है, राइट। और इनिशियली तो जो मतलब स्मूथ सरफेस होता तो हमारा ये कैसा होता सैंपल, यहाँ पे जॉइंट कुछ इस तरह से ही होता, और यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स लग रहा है तो ये इधर से स्लाइड कर जाता है। यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है, 0 मानी। लेकिन यहाँ पे ये स्मूथनेस नहीं है, जब हम इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो हमारे सरफेस कैसा बनेगा, इस तरह से पीक्स एंड वैलीज या एस्पेरिटीज़ रहेगी। इसके कारण यहाँ पे हमारा एक एंगल आएगा आई एस्पेरिटी का, राइट। तो नेट एंगल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो फाई 0 पर एक्चुअली जॉइंट हमारा इंक्लाइन रहेगा नॉर्मल फोर्स के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू रहेगी। तो इक्विवेलेंट हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, फ्रिक्शनल एंगल फाई ई इज इक्वल टू फाई यू प्लस आई एस्पेरिटी एंगल, राइट। तो वो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये किसने बताया था, पेटिन्स लॉ के और करस्पॉन्डिंग हम जॉइंट की स्ट्रेंथ जब फाइंड आउट करते हैं, राइट। इस तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट एंगल आता है। तो करस्पॉन्डिंग हमने देखा था कि आर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, टेन फाई को। इसको रिप्रेजेंट करता है आर, हमारा जो जॉइंट स्ट्रेंथ पैरामीटर है वो क्या होता है, टेन फाई को। जैसे जैसे हम करस्पॉन्डिंग, जैसे हमारा ये रॉक है, यहाँ पे ये फाई बनता है और यहाँ पे हम कन्फाइनिंग यूनिएक्सियल प्रेशर लगाते हैं। जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, क्या कर रहे हैं हम, फोर्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जॉइंट की स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ करती जा रही है। 10 की वैल्यू मैक्सिमम हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पे 45 डिग्री तक कर रहे हैं इंक्लाइन, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। जब हमारा यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या 100 के बराबर हो जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम कंप्रेसिव फोर्स इंक्रीज़ करते जाते हैं तो उस जॉइंट की जो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, राइट। तो अब क्या होता है कि जैसे हमने एक और पैरामीटर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, क्या है, गॉज मटेरियल।
गॉज मटेरियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो जॉइंट होता है, जैसे हमारा कि ये रॉक मास है, इस रॉक मास में यहाँ पे ये कोई जॉइंट है, तो इस जॉइंट में क्या है कि यहाँ पे अगर हम जूम करके देखते हैं तो ये कुछ ना कुछ गैप रहता है। गैप का मतलब है कि यहाँ पे ये जॉइंट कुछ इस तरह से है और यहाँ पे एक सरफेस हमारी इस तरह से है। तो यहाँ पे ये जो गैप होता है उसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल होता है। ये ग्रेवल हो सकता है, राइट, सैंड हो सकता है, क्ले हो सकता है, कुछ भी मटेरियल हो सकता है। तो ये जो मटेरियल इसमें इनफिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? गॉज मटेरियल कहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि गॉज मटेरियल के कारण ये जो दो रॉक वॉल की सर्फेसेस हैं, रॉक जॉइंट की जो दो सर्फेसेस है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है। दूसरा कारण क्या होता है कि जैसे हमारा ये रॉक की जो सर्फेस है, यहाँ पे ये क्रैक है, इस क्रैक को हमने क्या किया है? मैग्नीफाई किया है, राइट, मैग्नीफाइड फॉर्म में देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से हमारी कुछ इरेगुलरिटीज़ रहेगी, ओके, और इस सरफेस पे भी यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह से इरेगुलरिटीज़ रहेगी। और यहाँ पे हमारा क्या है? कुछ अदर गॉज मटेरियल है। जब ये ग्रूव्स बनते हैं, इस ग्रूव्स के अंदर यह मटेरियल फिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे ये क्या है? ग्रूव्स बाहर नहीं आते, ये स्मूथन हो जाते हैं, राइट। तो ये मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएंगे तो उसके कारण क्या होगा कि इसमें अच्छे से इंटरलॉकिंग नहीं बन पाएगी। जब ये ग्रूव्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते, इतने दूर दूर रहते हैं और यहाँ पे कोई क्ले मटेरियल या सैंडी मटेरियल है, तो ये इन दोनों को कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगा। और जैसे ही हम शेयर फोर्स लगाएंगे, कोई फोर्स लगाएंगे, तो ये जो उसकी जो रॉक की जब ये कॉन्टैक्ट में तो जो स्ट्रेंथ थी अब इस तरह से है और इसके अंदर कोई गॉज मटेरियल है या कोई सैंडी या इनफिलिंग मटेरियल है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो रिड्यूस होगी और उसके बाद भी क्या, कितनी रिड्यूस होगी? और स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हमारी जो स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी वो गॉज मटेरियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। गॉज मटेरियल का फ्रिक्शन एंगल कितना है, उसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी कैसी है, उसके हिसाब से हमारी एक जो इसकी जो शेयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो डिफाइन होगी, राइट। तो इसके हिसाब से इन्होंने ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि जैसे जैसे हमारा गॉज मटेरियल क्या है? चेंज होता रहता है। जैसे ग्रेवली सैंड है, कोर्स सैंड है या फाइन सैंड है, तो हमारा फ्रिक्शन एंगल क्या होगा? ग्रेजुअली क्या होगा? रिड्यूस होगा। ग्रेवल का फ्रिक्शन एंगल फाई की वैल्यू ज़्यादा रहती है और इसकी फाई की वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है। जैसे हमारा क्ले का परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे भी हमारा फ्रिक्शन का एंगल क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा, राइट। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं या फिर फ्रिक्शन एंगल हमारा क्या होता है? फाई की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। तो जॉइंट स्ट्रेंथ पैरामीटर है उसमें R इज इक्वल टू वॉट 10 फाई आई होता है। यहाँ पे इक्वलेंट है, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू भी क्या होगी? ग्रेजुअली रिड्यूस होती जाएगी, राइट। अगर फाई की वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसका मतलब क्या है कि हमारा जॉइंट स्ट्रेंथ पैरामीटर है या शेयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी वो भी क्या होगी? रिड्यूस हो रही है। जैसे पहले क्या 1.0 है, फिर 0.84 हुई, 0.7 हुई, इस तरह से हमारी वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे अगर R को लिखते हैं और यहाँ पे अगर फाई को लिखते हैं तो करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, राइट। तो ये हमारा क्या है कि रफनेस कोएफिशिएंट और उस रफनेस के अंदर जो जॉइंट में गॉज मटेरियल इनफिल मटेरियल है वो उस पैरामीटर या शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, ओके। तो ये होता है हमारा जॉइंट रफनेस। अब हम इसको क्या करते हैं कि एक फॉर्मुलाइज करते हैं। मतलब इसको हमें अगर कैलकुलेट करना है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी आती है, अगर हमारे पास कुछ इरेगुलरिटीज़ है या जॉइंट का इंक्लिनेशन कुछ है 5 डिग्री एंगल पे, तो उसके कारण उसकी स्ट्रेंथ पैरामीटर कैसा आता है, उसको अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं या इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो उसके कारण उसका हमारे पास एक रिलेशनशिप है जिसे हम कहते हैं जॉइंट रफनेस कोएफिशिएंट, ओके। जॉइंट रफनेस कोएफिशिएंट, इट इज़ व्हाट एम्पिरिकल इंडेक्स क्वाइट वाइडली यूज्ड फॉर अ सरफेस रफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जैसे ही हमारा सरफेस कैसा है, रफनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस कोएफिशिएंट को यूज़ करते हैं, राइट। इसे हम किस टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं? ये सेल्फ वेल टिल्ट टेस्ट होता है। मतलब जैसे हमारा कोई सेल्फ वेट, मतलब ये जॉइंट इस तरह से इंक्लाइंड है या टिल्टेड जॉइंट है, राइट। यहाँ पे कुछ इस तरह से एस्पिरिटीज रही और यहाँ पे रॉक ब्लॉक है। यहाँ पे कोई शेयर फोर्स लगाए या हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे इस एस्पिरिटीज के अलोंग यहाँ पे ये क्या होगा? स्लाइड करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो एस्पिरिटीज का एंगल है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये सीधा टिल्ट कर जाएगा, राइट। टिल्टिंग की टेंडेंसी रहेगी यहाँ पे। जैसे ये हमारा क्या है? एक रॉक का सरफेस है और यहाँ पे दूसरी रॉक है, राइट। और यहाँ पे पूरा ये रॉक ब्लॉक है। जैसे यहाँ पे सेल्फ वेट लगाया और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण ये क्या है कि यहाँ पे स्लाइड करेगा। पर यहाँ पे इंटरलॉकिंग इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे ऐसे एस्पिरिटीज के ग्रुप बन रहे हैं, तो इस ग्रुप के कारण क्या है कि जैसे ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे
ये क्या करेगा, इधर से यहाँ पे ये इस तरह से टिल्ट कर जाएगा, राइट। तो इसकी जो टिल्टिंग टेंडेंसी आ रही होगी इसके कारण आ रही है, यहाँ पे जो ग्रूव्स बन रहे हैं उसके कारण आ रही है, ओके। तो ये ग्रूव्स क्या कर रहे हैं, उसके जो टिल्टिंग के टेंडेंसी डेवलप कर रहे हैं। तो इन्हीं पैरामीटर के ऊपर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसकी रफनेस कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाय कंडक्टिंग सेल्फ वेट टिल्ट टेस्ट टू डिटरमाइन इंक्लिनेशन एंगल व्हाट ए डिग्री ऑफ द जॉइंट एट एन इंस्टेंट ऑफ स्लाइडिंग, जिससे हमारा JRC कोफिशिएंट आता है ए इंक्लिनेशन माइनस फाइव आर डिवाइडेड बाय लॉग ब्रैकेट में सिग्मा सी अपॉन सिग्मा एन। यहाँ पे जो सिग्मा एन है वो नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे जो सिग्मा एन हो जाएगा हमारा, जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू कॉस स्क्वायर ए जो है वो उसका इंक्लिनेशन है, और जो ये डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, इस जॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है। सिग्मा सी हमारे UCS की वैल्यू हो जाएगी और करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, एस्पेरिटीज, और फाई आर हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, राइट। इस तरह से हम JRC की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और हमारी जो JRC की वैल्यू होती है वो किसके वो रेंज से होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से हमारे 20 के बीच में वेरी करती है, राइट। तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, JRC की वैल्यू 0 से रफ वेरी करती है, वो उसके सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमारी जो सरफेस है, जो जॉइंट की सरफेस है वो कैसी हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, राइट। मतलब यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन में तो वो ऐसी स्मूथ सरफेस आ रही है। या फिर हमारी सरफेस कैसी हो सकती है, रफ हो सकती है, राइट। तो रफ सरफेस कैसी होगी, जैसे हमारा इस तरह से पीक्स एंड वैलीज फॉर्म होगी, इस तरह से हमारी एस्पेरिटीज रहेगी, राइट। स्मूथ सरफेस में भी हमारे अलग अलग केसेस होते हैं। जैसे हमारी सरफेस कैसी है, जो जॉइंट है वो कैसा है, इस तरह से अनड्यूलेटिंग है, राइट। जॉइंट हमारा कैसा है, अनड्यूलेटिंग है। दूसरा है, और यहाँ पे सरफेस कैसी है हमारी, स्मूथ सरफेस है, ओके। दूसरा केस है जैसे हमारा प्लेनर जॉइंट है, मतलब जॉइंट यहाँ पे कैसा है, प्लेनर है, इस तरह से प्लेन फॉर्म कर रहा है, राइट, प्लेनर जॉइंट है। और तीसरा है स्लीकन जॉइंट। स्लीकन मतलब बिल्कुल ही स्मूथ होता है, इस तरह से स्लीकन जॉइंट है, बहुत ही स्लीकन मतलब इस तरह से, राइट। तो सरफेस को हम डिफाइन करते हैं स्मूथ अनड्यूलेटिंग जॉइंट, स्मूथ प्लेनर जॉइंट और स्मूथ स्लीकन जॉइंट। उसी तरह से हमारा जॉइंट कैसा हो सकता है, रफ में होता है हमारा अनड्यूलेटिंग मतलब सरफेस हमारा किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, ओके। ये हमारा अनड्यूलेटिंग रफ जॉइंट हो जाएगा, अनड्यूलेटिंग रफ। फिर प्लेनर रफ जॉइंट। प्लेनर मतलब सरफेस तो हमारा जॉइंट की कैसी है, प्लेनर है, पर यहाँ पे जो जॉइंट का सरफेस है वो कैसा है, रफ है, मतलब इस तरह से, ओके। और थर्ड केस है हमारा स्लीकन, मतलब बिल्कुल ही स्लीकन रफ जॉइंट। तो इस तरह से जब हम अलग अलग केसेस को कंसीडर करके JRC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या फिर जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो 0 से 20 के बीच में वेरी करती है। 20 किसके लिए होती है, रफ अनड्यूलेटिंग के लिए, और 0 किसके लिए होती है, स्लीकन स्मूथ जॉइंट के लिए, ओके। तो इन दोनों केसेस के बीच में हमारी सरफेसेस को हम डिफाइन करेंगे, और सरफेस जैसे ही होगी उसके हिसाब से हमारी JRC की वैल्यू आएगी, ओके। तो JRC किस तरह की सरफेसेस के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन सी सरफेसेस होती है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ रहा है ना, सरफेसेस कैसी होती है, JRC की क्या रिलेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, और एस्पेरिटी एंगल क्या होता है। यस सर। ठीक है। तो इस तरह से हम JRC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो JRC की वैल्यू होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस सरफेस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब रफनेस का एम्पलीट्यूड कितना है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई कर्व बनता है या साइन कर्व होता है, तो इस तरह से वेव फॉर्म होती है, इस वेव का ये क्या कहलाता है, हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसी तरह से हम रफनेस में हम इस तरह से पीक्स एंड वैलीज फॉर्म होती है, राइट।
इस पीक्स एंड वैलीज़ का जो ये एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, वेरी करता है। जैसे यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एक एवरेज एम्पलीट्यूड निकालेंगे जिसे हम बोलते हैं AV, राइट। ये जो एम्पलीट्यूड है अगर वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना सरफेस हमारा क्या रहेगा, रफ रहेगा, राइट। पर यूनिट लेंथ अगर हम कंसीडर करके चलते हैं तो अगर हमारा रफ रहेगा तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी रहेगी, हमारी अनड्यूलेटिंग रहेगी और रफ रहेगी, राइट। उससे हमारा क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा आया तो हमारा सरफेस क्या रहेगा, रफ रहेगा, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा आया तो उसकी जो JRC की वैल्यू रहेगी वो भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इस तरह से उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जॉइंट की वो JRC की वैल्यू को बदल सकती है या फिर चेंज कर सकती है। ओके, दूसरी जो टेंडेंसी होती है वो उसका स्केल इफेक्ट होता है जॉइंट का। स्केल इफेक्ट का मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे हमारा कोई जॉइंट है, यहाँ पे जैसे हमारा कोई जॉइंट है, ये कोई रॉक मास है, इस रॉक मास में इस तरह से हमारे क्या है, जॉइंट्स हैं। ओके, इस जॉइंट में हमने इतना एक कोई सैंपल फाइंड आउट किया, राइट। इस सैंपल की हमने क्या किया, जैसे हमारा सैंपल जो है वो 10 सेंटीमीटर का साइज़ का है, राइट। ओके, इस पे हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया और हमारी कोई UCS की वैल्यू आई, राइट। फिर हमने जो सैंपल लिया वो कोई लार्ज लिया है, बड़ा सैंपल लिया है, जैसे हमने माना कि 20 सेंटीमीटर का हमने सैंपल लिया। इस पे फिर हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया और हमारी UCS की वैल्यू आई। तो क्या होता है कि जैसे हमारे सैंपल की साइज़ बढ़ती जाती है तो उसमें जो डिसकंटिन्यूटीज़ है, उसकी जो इरेगुलरिटीज़ है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, राइट। तो उसके कारण क्या है कि इसकी जो UCS की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, और ऐसे जैसे जैसे हम सैंपल की साइज़ को इंक्रीज़ करते जाते हैं या हमारा स्कोप ऑफ स्टडी बढ़ती जाती है तो हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़्यादा जनरलिस्टिक हो जाती है, या फिर उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाती है और फिर एक पॉइंट के बाद वो क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो इस तरह से स्केल जो होता है हमारे सैम्पलिंग का वो इन्फ्लुएंस करता है कि इसको जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये तो हमने जैसे कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं उसकी बात की। जैसे ही हम किसी जॉइंट के करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं, हमारा जॉइंट यहाँ पे 10 मीटर लंबा है, हमने अज्यूम किया कि हमारा जॉइंट जो है वो 10 मीटर लेंथ का है। हमने जो सैंपल लिया यहाँ पे वो 10 सेंटीमीटर का लिया है और इस 10 सेंटीमीटर की स्टडी करके हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे जॉइंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो A टाइप की है, राइट। फिर जैसे जैसे हमने सैंपल की साइज़ को बढ़ाया, जैसे हमने सैंपल यहाँ पे एक और लिया जो हमने 100 सेंटीमीटर का लिया या फिर हमने लगभग 50 सेंटीमीटर का सैंपल लिया, राइट। फिर इस सैंपल में हम जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके JRC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो JRC की वैल्यू होगी वो कुछ अलग रहेगी। जितना छोटा सैंपल होगा उसमें क्या होगा कि रफनेस की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। ओके, रफनेस ज़्यादा रहेगा तो उसकी JRC की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा स्केल इफेक्ट, मतलब उसको हम कितना मतलब वाइड स्केल पे पढ़ रहे हैं, कितना मतलब नैरो स्केल पे पढ़ रहे हैं, इस तरह से जैसे जैसे हमारा क्या होगा कि स्केल चेंज होगा उस तरह से हमारी जो जॉइंट की रफनेस है वो चेंज हो जाएगी। जॉइंट की रफनेस चेंज होगी, उसके साथ साथ हमारी JRC की वैल्यू भी क्या होगी, बदल जाएगी। ओके, तो यही हमारा यहाँ पे बताना चाह रहा है ये कि जो हमारा जो स्केल होता है उसके ऊपर भी JRC की वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करती है। तो कितनी डिपेंड करती है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप दे रखा है यहाँ पे कि जो JRC है वो n मतलब पूरे के लिए जो है वो लेबोरेटरी पे जो कर रहे हो और फील्ड में कर रहे हैं। लेबोरेटरी में हमारे पास छोटा सा सैंपल होगा, राइट, उसे हम JRC डॉट या JRC 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। और LN जो है वो लेंथ, जॉइंट लेंथ हमारी फील्ड में है, और L0 जो हमारे लेबोरेटरी में सैंपल है उसकी जो लेंथ है उसके ऊपर -0.002 JRC 0। मतलब अगर हमारा फील्ड में JRC उस जॉइंट का कितना वो हमें फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप क्या दे रखा है, लेबोरेटरी में जो हमारा सैंपल है उसमें जो JRC की वैल्यू आ रही है इनटू लेंथ ऑफ जॉइंट एट फील्ड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ जॉइंट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो हमारा सैंपल है उसमें लेंथ ऑफ जॉइंट कितना है की पावर कितना है, -0.002 इंटू JRC ऑफ लेबोरेटरी। ओके, इस तरह से हम फील्ड में जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, JRC का जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट। यहाँ पे यही रिप्रेजेंट किया हुआ कि जैसे हमारी फील्ड में जो लेंथ है वो कितनी है, LN है, और यहाँ पे हमने जो सैंपल कट किया वो कितना किया, L0 का किया है, तो उसके हिसाब से हमारा JRC 0 कितना वेरी करता है। ओके, यहाँ पे ये रेशो किसका दे रखा है, JRC N डिवाइड बाई JRC 0, और यहाँ पे लेंथ का रेशो है।
उसके हिसाब से यहाँ पे कर्वेचर रिप्रेजेंट किया है कि इसकी जो रेंज होती है वो कितने में लाई कर रही है। ओके, मतलब जैसे जैसे हमारा जो लेंथ है स्केल इफेक्ट बढ़ता जाएगा, हमारी JRC की वैल्यू में जो डिफरेंसेस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करता जा रहा है, राइट। तो स्केल इफेक्ट किस तरह से जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट को इन्फ्लुएंस करती है, उसकी वैल्यू को किस तरह से चेंज करती है, ये आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आज हमें यही पढ़ना था कि जॉइंट रफनेस क्या होती है और जॉइंट रफनेस कोएफिशिएंट को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, एक तरह से पूरा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले रफनेस क्या होता है, कि रफनेस होती है उस सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो, जैसे हमारा यहाँ पे ये कोई जॉइंट है तो यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज़ है ये यहाँ की रफनेस शो करती है, राइट। अगर सरफेस हमारा स्मूथ है तो और हमें यहाँ पे कोई सिग्मा एन का अगर कंप्रेसिव या यूसीएस फोर्स लग रहा है तो उसके कारण यहाँ इस सरफेस पे क्या होगा, स्मूथ सरफेस पे एक शेयर फोर्स जनरेट होगा, राइट। तो वो जो शेयर रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे C प्लस सिग्मा एन इंटू टेन फाई के बराबर। लेकिन हमारा सरफेस कैसा है, यहाँ पे अब रफ है, राइट। रफ होने के कारण ये फाई जो है वो स्मूथ सरफेस से ज़्यादा होगा। ज़्यादा कितना होगा, इस इरेगुलरिटीज़ का जो इंक्लिनेशन बन रहा है उस नॉर्मल फोर्स के करस्पॉन्डिंग उसके बराबर। मतलब जैसे हमारा सरफेस ये आई, यहाँ पे एंगल ये फाई के बराबर है, तो एस्पेरिटी एंगल कुछ बनेगा, कितना बनेगा, आई के बराबर। तो अगर इस सरफेस को फेल करना है तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे फाई प्लस आई का, राइट। इतना मतलब यहाँ पे टेन फाई की वैल्यू कितने, टेन फाई की वैल्यू 8 डिग्री से बढ़ जाएगी तो उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। तो रफनेस के कारण हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेयर स्ट्रेंथ है उस जॉइंट की क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो ये एस्पेरिटीज़ तो होती है, इस तरह से जॉइंट की रफनेस तो होती है, पर इनकी जो बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब गैप होता है, उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल आके फिक्स हो जाता है। जैसे गॉज मटेरियल जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, गॉज कहते हैं, राइट। ये जो मटेरियल होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो जॉइंट की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करती है। गॉज मटेरियल हमारा जैसे सैंडी हो है और यहाँ पे एक क्या है, क्ले है, तो क्ले का हमारा फ्रिक्शनल एंगल क्या होता है, कम होता है, और सैंड का फ्रिक्शनल एंगल क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो फ्रिक्शनल एंगल ज़्यादा रहेगा तो उसकी जॉइंट की स्ट्रेंथ भी हमारी ज़्यादा रहेगी। और गॉज मटेरियल हमारा क्ले टाइप का है, क्ले की परसेंटेज ज़्यादा है तो उसकी फाई की वैल्यू कम होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी शेयर स्ट्रेंथ रहेगी इस जॉइंट की, वो क्या होगी, कम रहेगी। ओके, तो इस तरह से हमारा जॉइंट में जो मटेरियल है और जॉइंट की जो इरेगुलरिटीज़ है वो उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। फिर हमें उसको अगर हमें सिम्बोलाइज या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू के फॉर्म में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो कि ये हमारा रफ जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ इतनी आएगी, ये हमारा स्मूथ जॉइंट है और अनड्यूलेटिंग है तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी आएगी, तो उसके लिए हम इस कैरेक्टराइजेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक इंडेक्स से करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास ये रिलेशनशिप दे रखा होता है, राइट। JRC इज इक्वल टू A माइनस फाई आर डिवाइडेड बाय लॉग सिग्मा सी डिवाइडेड बाय सिग्मा एन। ए हमारा क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल होता है उस जॉइंट का, राइट। इंक्लिनेशन एंगल हम इस सेल्फ वेट टिल्ट टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। फाई आर हमारा जॉइंट रफनेस फ्रिक्शन एंगल होता है। सिग्मा सी जो होता है वो हम नॉर्मल स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस उसके सेल्फ वेट कितना है, W है, इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या है हमारा उस जॉइंट का इंक्लिनेशन डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसे कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इससे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन आ जाएगा। सिग्मा एन के बाद हमारी फाई आर की वैल्यू तो हमारे उस जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और ए जो वैल्यू है वो हम सेल्फ वेट टिल्ट टेस्ट से फाइंड आउट करेंगे। ये क्या होता है, सिर्फ आपको उसका नाम पता होना चाहिए, राइट। इससे हम इंक्लिनेशन निकालेंगे और JRC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और फिर JRC की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमें पता चला कि इसको JRC की जो वैल्यू होती है किसी जॉइंट पे वो क्या होती है, उस जॉइंट की जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जॉइंट की जो रफनेस है, एवरेज एम्पलीट्यूड कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। एवरेज एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा तो हमारे जॉइंट की रफनेस क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। अगर जॉइंट की रफनेस ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है, हमारा कोफिशिएंट की वैल्यू, जॉइंट रफनेस कोफिशिएंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा आएगी, राइट। दूसरा जो JRC की वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, JRC की वैल्यू जो होती है उसकी स्केल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखेंगे और स्केल हमारा ज़्यादा रहेगा तो उसका मतलब क्या है कि हम उसको जूम कर रहे हैं, हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। लेंथ स्केल जब हमारा ज़्यादा रहेगा तो उसकी JRC की वैल्यू के जो रेंज होगा डिफरेंस का वो भी हमारा बढ़ जाएगा। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर JRC की वैल्यू डिपेंड करती है और इस तरह से हम JRC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। स्केल इफेक्ट का हमारे पास एक रिलेशनशिप भी दे रखा है
कि हमने जो सैंपल लिया उसकी जो लेबोरेटरी में JRC वैल्यू है और जो फील्ड में है उसकी जो JRC वैल्यू किस तरह से उसके स्केल के ऊपर डिपेंड करती है। स्केल इफेक्ट मतलब सैंपल की जो लेंथ या फिर जॉइंट की जो लेबोरेटरी में लेंथ है जिसे हम L0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फील्ड में जो लेंथ है LN, उन दोनों का जो रेशो होता है वो हमारा स्केल कहलाता है, राइट। आपने सर्वे में जो स्केल पढ़ा होगा कि आपका जो मतलब कितने एक पेपर में जो हमारा स्केल है और फील्ड में हमारा कितना है, इस तरह से हम स्केल निकालते हैं ना। उस तरह से हमारा जो स्केल है मतलब हमारा जब सर्वे में भी हमने देखा था कि जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाता था हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो हम इसको ज़्यादा ध्यान से नहीं देख पाते हैं। लेकिन हमारा स्केल छोटा होता था, हम जैसे हमारा बिल्डिंग का प्लान होता है उसका स्केल क्या होता है, हमारा स्मॉल होता है। मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर है, ये स्मॉल स्केल है। एक है 1 मीटर इज इक्वल टू वॉट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख मीटर या 1 लाख सेंटीमीटर है, उसका स्केल क्या बड़ा है। जैसे हमारा मैप हो गया तो उसमें हम छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, राइट। लेकिन जो हमारा स्मॉल स्केल होता है उसमें हम हर चीज़ को डिटेल में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। उसी तरह से JRC की जो वैल्यू होती है, जैसे हम किसी भी छोटे एंगल पे हमारा जो जॉइंट है उसको हम स्मॉल स्केल पे देखते हैं या फिर जूम करके जब देखते हैं या फिर लेबोरेटरी में होती है कोई वैल्यू JRC की, वो ज़्यादा रहेगी। और जब फील्ड में देखेंगे तो फील्ड में वो क्या होगा, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा और मैग्नीफिकेशन है वो भी हमारा कम हो जाएगा। मतलब हम ब्रॉड व्यू में देखेंगे तो उसमें हमारा जो जॉइंट पे जो एस्पिरिटीज़ है उसकी वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देते हैं या फिर बहुत कम हो जाती है, राइट। तो उसके कारण उसकी JRC की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम स्केल को चेंज करते हैं हमारा जो JRC की जो रेंज है वो भी बढ़ती जाती है, राइट। यो हमने इस कर्व से देखा था, यहाँ रहा, ये रहा हमारा कर्व। जैसे जैसे यहाँ पे हम स्केल की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो हमारी JRC और फील्ड और लेबोरेटरी का जो रेशो है वो भी क्या होता है, घटता जाता है, राइट। ये कर्व डाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी ये रेंज है वो बढ़ती जाएगी, ओके। तो फाइनली आपका आज की रॉक मैकेनिक्स की या रॉक इंजीनियरिंग क्लास में हमने रफनेस जो है वो जॉइंट की रफनेस जो है वो उसकी शेयर स्ट्रेंथ की कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है ये हमने देखा है। यहाँ पे आपके ये जो सरफेसेस दे रखी है, जैसे हमारा सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और स्लीकन सरफेस है। इसके लिए स्टेप्ड और प्लेनर जॉइंट जैसे, ओके। उसके लिए JRC की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है, JRC ये फील्ड में और ये लेबोरेटरी में, ओके। अनड्यूलेटिंग सरफेस है, जैसे हमारी इस तरह से अनड्यूलेटिंग सरफेस है, कैसी है, रफ है, स्मूथ है और स्लीकन है, उसकी वैल्यू हमारी आप देख रहे हैं कि जैसे रफ से स्मूथ की तरफ जाता है तो हमारी JRC की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, राइट। इस तरह से और प्लेनर सरफेस की तरफ जाएंगे, अनड्यूलेटिंग से प्लेनर की तरफ जाएंगे तो JRC की वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगी और हमारा सरफेस कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। और JRC की वैल्यू जितनी कम होगी सरफेस हमारा उतना स्मूथ रहेगा और हमारी शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, ओके। यहाँ पे ये इसका कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।